हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब लाइव सेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी लोग घरों में स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी पर भी जुटे होंगे। बिल्कुल परीक्षाएं आगामी बिल्कुल आपके सर के ऊपर है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी आज एक दो दिनों में ये भी सुर्खियों का विषय बन रहा है कि जो जिन लोगों का फॉरेस्टर का एग्जाम है यानी कि वन दरोगा का, उनका भी संभावना है कि लगभग जुलाई माह में ये पेपर होना पक्का तय हो गया है। और इसके अलावा एलटी का जो पेपर है, जिन लोगों का एलटी का भी पेपर है, तो आप ये मानकर चलिए कि अगस्त माह में एलटी के एग्जाम भी होने वाले। तो आप खुद देख लीजिए, अगर ये पेपर की शुरुआत इस तरह से हो जाती है तो जल्द ही ये जितने भी एग्जाम हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं ये सारे के सारे होने वाले हैं। ऐसे में खासतौर से मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि जो अभी तक भी जागे नहीं हैं, तो भाई आप जागिए और अब भी बहुत टाइम है और अब से जो है बिल्कुल निरंतरता अपनी उसमें बनाए रखिए, तो आराम से आप सिलेक्शन ले जाओगे, है ना। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हो कि नहीं अब पेपर नज़दीक आ गए, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं, अभी भी बहुत टाइम है। खासतौर से जिनका ग्रुप सी का एग्जाम है, यानी कि जो ये वीडियो बीपीडीओ है 856 पद है जिसमें, तो उन लोगों को आराम से जो है अभी भी अगर घर में बैठते हैं, तसल्ली से तैयारी करते हैं, तो आपकी आराम से हो सकती है। ठीक है, तो बाकी दोस्तों 9 से 10 वाली क्लास है हमारी और आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस समय जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्तराखंड और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने रोजाना लेकर आते हैं। आज भी इसी कड़ी में उत्तराखंड विषय में मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आ रहा हूं और आज आपके बीच इसके पश्चात जो है हिंदी की क्लास भी होगी, तो आप लोग जाइएगा नहीं। जो स्पेशली हिंदी के लिए भी रहते हैं तो हिंदी की क्लास आज चलेगी। सुभाष सर आज आ चुके हैं, आज सुभाष सर स्वस्थ है, तो आप दोनों क्लासों का आज आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। आप आज की क्लास की देख लीजिए, उत्तराखंड महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 30 क्रॉस कर दिया भाई। देखो 10, 20, 30 तक पहुंच चुके हैं और आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि 30वें सेशन में कुल कितने प्रश्न हो चुके होंगे और कितने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो जिन लोगों ने इन प्रश्नों को नहीं किया है, जल्द से जल्द जाकर आप जाइए वहां पर और इन प्रश्नों को अवश्य कीजिए। इसके अलावा दोस्तों जो लोग क्या कहते हैं हमसे नए जुड़े हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपके पास लगातार हमारी रोजाना जो है अपडेट पहुंचती रहे। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज की। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न हमारे पास, पहला प्रश्न देख लीजिए, किस चंद शासक ने जहांगीर को पहाड़ी टट्टू कस्तूरी मृग से भरी नाभि भेंट की थी? क्या क्वेश्चन है, फिर से देख लीजिए कि किस चंद शासक ने, चंद शासक की बात हो रही है कि किस चंद शासक ने जहांगीर को पहाड़ी टट्टू कस्तूरी मृग से भरी नाभि भेंट की थी। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें की थी, है ना। जड़ाऊ छुरा दिया था, है ना, जड़ाऊ के सींग का बना हुआ एक छुरा भी दिया था और भी बहुत सारी इन्होंने भेंट की थी। लेकिन ये दो चीजें पहाड़ी टट्टू और कस्तूरी मृग, है ना, जो खच्चर जिसे हम लोग कहते हैं, ये किसको दिया था? ऑप्शन देख लीजिए आप यहां पर, किसने दिया था? बाज बहादुर चंद, लक्ष्मी चंद, कीर्ति चंद या फिर इनमें से कोई नहीं। अब मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि जिन लोगों ने इतिहास उत्तराखंड का पढ़ा है और इस तरीके से पढ़ा हुआ है कि कौन शासक किसका समकालीन है, समय पता है किसको कि ये शासक कब से कब तक गद्दी पर रहा, तो आप आसानी से उनका टाइम पीरियड निकालकर सीधा दिल्ली बादशाह का टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। जिन लोगों को मालूम नहीं होगा, जिन्होंने नॉर्मली फैक्ट के आधार पर रटा होगा, वो कहीं ना कहीं मात भी खाता जाते हैं ना। तो यहां पर देख लीजिए, बाज बहादुर चंद, लक्ष्मी चंद, कीर्ति चंद। पहला है यहां पर बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद अगर आपको याद आ रहा होगा तो बाज बहादुर चंद दोस्तों यानी कि तब गद्दी पर बैठे थे दिल्ली में शाहजहां, और याद अगर अच्छी तरीके से करना होगा तो शाहजहां का जो गढ़वाल पर दूसरा भयानक आक्रमण रहा जब पृथ्वीपति शाह गद्दी पर बैठे थे, तो उस दौरान यहां से बाज बहादुर चंद ने लगभग 1756 के आसपास इनकी सहायता भी की थी। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो यहां पर कौन हो सकता है? 1656 में, सॉरी, यहां पर दोस्तों ये जो ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा है, जो जा रहे हैं लक्ष्मी चंद के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि इसका राइट आंसर है लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद ने ही दोस्तों जहांगीर को पहाड़ी टट्टू, इसके अलावा कस्तूरी मृग, बहुत सारे हिरणों की खाले, साथ ही साथ दोस्तों एक जड़ाऊ छुरा भेंट किया था। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन है कि किस यूरोपीय यात्री ने सन 1847 ईस्वी में अपने यात्रा वृतांत में ऊखीमठ, ये याद रखिएगा, ऊखीमठ का उल्लेख किया है। यानी कि उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में ऊखीमठ का उल्लेख किया है। तो ऐसा कौन सा एक हमारे पास विदेशी या यूरोपियन यात्री था जो आपको यहां से बताना है। ऑप्शन में देख लीजिए, मूरक्राफ्ट जी हैं, जॉन बेयर जी हैं, एलन है, हॉफनी
ईस्टर जी है। इनमें से एक जवाब है, कमेंट बॉक्स में अपने जवाब देते रहे और जो राइट आंसर है वो आप यहां पर देने का प्रयास करें। जो लोग आप लोग जा रहे हैं दोस्तों ऑप्शन डी के साथ, यानी कि हॉक में ईस्टर के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। समझ गया? इसे थोड़ा सा याद करने का प्रयास भी कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तो आप लोगों को समस्या आनी भी नहीं चाहिए। देख लीजिए क्या मैंने पूछा है कि जोलीकांग ये किस जिले में स्थित है। जोलीकांग अगर आप लोगों ने सुना होगा भाई, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्थल है और इसका आपको जवाब बताना है। ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है पिथौरागढ़, बी में आपके पास चंपावत, सी में उत्तरकाशी और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। और जगह क्या है? जोलीकांग। दिमाग में जाना चाहिए जोलीकांग किस जनपद में स्थित है। तो यहां पर जो लोग जा रहे होंगे यानी कि ऑप्शन ए के साथ पिथौरागढ़ के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे होंगे। दोस्तों अगर आप लोगों ने सुना होगा, देखो जोलीकांग आप लोगों ने एक चीज सुना होगा, यानी कि कैलाश मानसरोवर, जो कैलाश है हमारे पास, बड़ा कैलाश तिब्बत में। इसके अलावा आपने दूसरा सुना होगा छोटा कैलाश। ठीक है, ये छोटे जो कैलाश है ये आपने दो सुने होंगे छोटा कैलाश। एक तो नैनीताल में है छोटा कैलाश, एक छोटा कैलाश दोस्तों हमारा पिथौरागढ़ में है। इसी को आदि कैलाश भी कहते हैं। आदि कैलाश, छोटा कैलाश या फिर आदि कैलाश, ये छोटा कैलाश और आदि कैलाश इसी जगह पर है, इस जोलीकांग वाले स्थान पर है। समझ गए? आप पिथौरागढ़ में बिल्कुल बॉर्डर में है चाइना और यहाँ के। और इसी छोटे कैलाश को दोस्तों वहाँ के स्थानीय लोग जोलीकांग के नाम से भी पुकारते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट धार्मिक पवित्र स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं कर पाते हैं उन लोगों को यहाँ आदि कैलाश की यात्रा करनी चाहिए। इस आदि कैलाश को शिव का सबसे पुराना स्थल माना जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये वाली जगह जोलीकांग। इसके अलावा छोटे कैलाश की जो है यात्रा भी की जाती है। और ये जो यात्रा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ की यात्रा भी की जाती है इस कैलाश के लिए, 1994 में इस यात्रा का शुभारंभ करवाया गया था और इस यात्रा की शुरुआत करवाई थी कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा। और आज भी हर साल इस यात्रा का आयोजन करवाया जाता है और कुमाऊं मंडल विकास निगम ही इसका आयोजन करता है। किस यात्रा का? छोटा कैलाश या आदि कैलाश की यात्रा। अगर कभी क्वेश्चन बने तो याद रखिएगा 1994 से इसकी यात्रा की शुरुआत हुई है, कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा करवाई गई है। ये पिथौरागढ़ जनपद में है, इसी को जोलीकांग के नाम से भी जाना जाता है। बाकी एक छोटा कैलाश नैनीताल में भी है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के प्रश्न दोस्तों आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन, किस स्थान का पुराना नाम क्या है? लक्षर है। समझिए, आपको बोलना है कि किस स्थान का पुराना नाम लक्षर है। ऑप्शन देख लीजिए, आपके पास रुद्रप्रयाग है, लॉन्सडाउन है, हनोल है, लाखामंडल है। इनमें से आपको एक बताना है कि लक्षर किस स्थान का पुराना नाम है और यहां पर आपके पास ये दोस्तों ऑप्शन भी दिए गए हैं। इनमें से जो लोग जा रहे होंगे, देखो आप लोगों को पता होना चाहिए रुद्रप्रयाग को पुनार के नाम से कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों लखवा जो लाखामंडल है, लाखामंडल को भी लक्षर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है दोस्तों, ये थोड़ा सा इस प्रकार से डबल विवादित क्वेश्चन है, हनोल को भी लक्षर के नाम से जाना जाता था। हालांकि हनोल को छत्रपुर के भी उससे भी पुकारा जाता है, लेकिन इन दोनों को ही लक्षर के नाम से जाना जाता है। तो आपको देखो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए इस तरह से प्रयास इसका लाने का किया है, आप दोनों जो है इसे सामंजस्य बैठा कर कीजिए। कभी ये दोनों आपको एक साथ ऑप्शन में नहीं दिखाई देंगे। जब आपके पास लाखामंडल होगा तो लाखामंडल आप टिक करेंगे, जब हनोल होगा तो हनोल में भी आप टिक कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको समझाने के लिए यहाँ पर इस तरह से दिया है। तो इसमें दोस्तों ये दोनों की दोनों विवादित में है, आप इसमें सी भी जा सकते हैं, आप इसमें डी भी जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि पांचवा क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, चौपक्या है। चौपक्या उत्सव ये किस जनपद में मनाया जाता है? चौपक्या उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास रुद्रप्रयाग में, पिथौरागढ़ में, टिहरी में, अल्मोड़ा में। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में हमें देते रहे। और जो लोग यहां पर जा रहे होंगे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी के साथ राइट आंसर है इसका पिथौरागढ़। तो चौपक्या उत्सव दोस्तों इसका पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। तो इसका आपको याद रखना है कि चौपक्या उत्सव पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय खान ब्यूरो। आज मैंने ज्यादातर जो है इस टाइप के क्वेश्चन लाए जिनमें ज्यादा समझाने की चीजें नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चनों को उतारिए और अच्छे से इन क्वेश्चनों को पढ़ने का प्रयास कीजिए या फिर रटने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन देखो, भारतीय खान ब्यूरो पेपर में आ चुका है।
ये संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय खान ब्यूरो संस्थान कहां पर स्थित है? रुड़की में है, देहरादून में है, कोटद्वार में है, ऋषिकेश में है। इसमें आपको ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। ऑप्शन बी दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना निम्न में से किन के द्वारा की गई? ये वास्तु शिरोमणि ग्रंथ है ना, मिडिवल काल में इस ग्रंथ की रचना की गई थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ इसे माना जाता है। तो आपको बताना है कि इस वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? श्यामशाह के द्वारा, शंकरदेव के द्वारा, विद्याधर नैथानी के द्वारा, या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं की गई है? तो आप सभी को पता है कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शंकरदेव। और दोस्तों आप सभी को पता है कि जो वास्तु शिरोमणि की रचना है, ये जो शंकरदेव है, ये इन्हीं के यानी कि श्यामशाह के दरबार में ही एक प्रमुख पुरोहित के रूप में थे, या इनके एक तरह से प्रमुख जो है पुरोहित माने जाते थे, है ना। ऐसे में क्या हुआ, आप लोगों को पता है कि श्यामशाह अपने जीवन काल में बहुत ही परेशान रहा वैवाहिक जीवन से, लगातार विवाह कर रहा था अपनी संतान प्राप्ति हेतु, परंतु इसकी कोई भी संतान नहीं होती है। ऐसे में दोस्तों श्यामशाह के द्वारा जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े जो ज्योतिष थे, विद्वान थे, उन सभी को बुलाया जाता है कि भाई आखिर में ये क्या सिस्टम है, मेरी जो संतानें नहीं हो पा रही है। तो इसी के लिए दोस्तों यहाँ पर कि कहीं वास्तु दोष ना हो, कहा जाता है कि इसके जो पिता थे मानशाह ने मानपुरगढ़ बसाया था, तो उसी से जो है वास्तु दोष आ गया था, इसलिए आगे इसकी संतानें नहीं हो पा रही थी। तो फिर इन्होंने इन्हीं के द्वारा शंकरदेव से इस वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना करवाई गई थी। तो बस ये याद रखना है, इस तरह के जोड़ तोड़कर क्वेश्चनों को बनाना सीखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोटली भेल ये परियोजना है, कोटली भेल परियोजना ये किस जनपद में स्थित है? मैंने जनपद पूछा है आपसे कि किस जनपद में स्थित है कोटली भेल परियोजना। ये लगातार 2013 के बाद सुर्खियों में रही, है ना। जब 2013 में केदारनाथ आपदा आई तो उसके बाद ये बहुत सुर्खियों में रही। यहाँ पर बाकायदा स्थानीय लोगों से पूछा गया कि इस प्रोजेक्ट को आगे बनाना चाहिए, इस बांध को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ लोग जो है इसके विरोध में रहे और लंबे समय तक इसका विरोध भी चलता रहा कि इस बांध को नहीं बनाना जाना चाहिए। तो इसलिए आपको याद रखना है, ये कोटली भेल परियोजना सुर्खियों वाली है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कहां पर है? टिहरी में है, चमोली में है, उत्तरकाशी में है, या फिर पौड़ी गढ़वाल में है? इसका आपको राइट आंसर देना है। जो लोग जा रहे होंगे यहां पर ऑप्शन ए के साथ टिहरी में, वो जा रहे हैं बिल्कुल क्या सही जा रहे हैं। सही क्यों जा रहे हैं? क्योंकि टिहरी में अगर आप देखेंगे तो टिहरी में आपको जाना पड़ेगा दोस्तों देवप्रयाग, और देवप्रयाग में एक गांव है मुनेठ गांव। देवप्रयाग के मुनेठ गांव के पास ये परियोजना बनी है और 195 मेगावाट की ये परियोजना प्रस्तावित है। और किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। तो आपको बस इतना याद रखना है, अगर कभी क्वेश्चन बने कि जो कोटली भेल परियोजना है किस जनपद में है, तो आप याद रखेंगे टिहरी जनपद में। दूसरा कैसे बनेगा क्वेश्चन कि भाई कहां पर है? अब टिहरी में भी कई बार अलग पूछ लेता है कि कहां पर किस जगह, तो याद रखना जोशीमठ के पास है। जोशीमठ कह रहा हूं, देवप्रयाग के पास है। देवप्रयाग में भी पूछे तो देवप्रयाग में भी इसके जो सबसे निकट गांव बैठता है वो मुनेठ गांव है, और 195 मेगावाट की परियोजना प्रस्तावित है। साथ ही साथ किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। बस इतना याद रखना है, बाकी दोस्तों काम आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन को पढ़ने से पहले देख लीजिए, नैनीताल राजभवन का निर्माण किसने करवाया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि नैनीताल राजभवन का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, रेमजे के द्वारा, एंटनी मैकडोनाल्ड, बैटन के द्वारा, या फिर लुशिंगटन के द्वारा करवाया गया था। तो इसका आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में अपने जवाब देते रहे। जो लोग यहां पर जा रहे हैं दोस्तों ऑप्शन बी के साथ, यानी कि एंटनी मैकडोनाल्ड के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब थोड़ा इसको समझना है, जो नैनीताल का राजभवन है इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग बन सकता है। देखो, एक तो बनेगा निर्माण करने में योगदान सबसे इंपॉर्टेंट है एंटनी मैकडोनाल्ड का, बिल्कुल इनका योगदान है। लेकिन अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो नैनीताल में राजभवन बना है, इसका जो क्या कहते हैं डिजाइन है इस भवन का, वो किसके द्वारा दिया गया था? तो फ्रेडरिक विलियम स्टीवन, ये नाम आपको याद रखना है दोस्तों। क्या याद रखेंगे? फ्रेडरिक विलियम स्टीवन। फ्रेडरिक विलियम स्टीवन ये दोस्तों इसके क्या है डिजाइन करता है। इस भवन का डिजाइन इनके द्वारा दिया गया था, फ्रेडरिक विलियम डिजाइन। अब दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है कि इसका निर्माण कब हुआ, यानी कि जो ये भवन है नैनीताल में, इस भवन का निर्माण कब हुआ? नैनीताल राजभवन का निर्माण तो आप लोगों को पता है दोस्तों, यानी कि 27 अप्रैल सन 1897 को,
27 अप्रैल 1897 को इस राजभवन का निर्माण शुरू हुआ था। बस ये याद रखना है, शुरुआत इस तिथि से हो चुकी थी। अगर कभी पूर्ण तिथि आ जाए कि पूर्ण निर्माण यानी कि बनकर कब हुआ, तो आपको याद रखना है कि 1900 में, यानी कि 3 साल के अंतर्गत ये बनकर पूर्ण तैयार हुआ था। अब इस भवन की आपसे शैली पूछ सकता है कि जो अगर आपने देखा होगा नैनीताल राजभवन, तो आपसे इसकी शैली भी पूछ सकता है, क्योंकि आजकल इस टाइप के भी क्वेश्चन बन रहे हैं कि इसकी शैली क्या है। तो आपको याद रखना है पश्चिमी गौथिक, क्या शैली है ये, पश्चिमी गौथिक शैली में बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो आकार है, अगर आप इस राजभवन को देखेंगे तो अंग्रेजी का जो ई होता है, ये इस प्रकार से ये भवन बना हुआ है, इस तरह से इसकी बिल्डिंग बनी हुई है, ऐसे करके ये भवन बना हुआ है। तो अंग्रेजी के ई आकार में ये बना हुआ है। अब थोड़ा सा अगर आप इतिहास में जाए, बैकग्राउंड में, मैं इसलिए समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के अंदर से बनते हैं। ये जो आप आज राजभवन देखते हैं, अगर आप वर्तमान में इसे देखेंगे तो वर्तमान में ये राजभवन कहाँ पर बना हुआ है, यानी कि शेरवुड जो कॉलेज है, शेरवुड के आसपास ये बना हुआ है। ठीक है, शेरवुड के बिल्कुल निकट में है इस समय ये कॉलेज, इस समय ये राजभवन बना। लेकिन इससे पहले ये कहाँ पर था, तो याद रखना 1875 में जो नैनीताल गिरा हुआ है 7 पहाड़ियों से, और उन्हीं 7 पहाड़ियों में से स्नो व्यू जो पहाड़ी है उसके ऊपर ये पहला बना था। बाद में फिर खतरे को देखते हुए वहां से इसको स्थानांतरित किया गया और 1875 में वहां था। फिर इसी तिथि को 27 अप्रैल 1897 को इसे शेरवुड के निकट बनाया गया। तो बस थोड़ा सा ये इतिहास इसका नैनीताल राजभवन का याद रखिएगा, बाकी दोस्तों इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन हमारे पास, एक हथिया देवाल किस जनपद में स्थित है। ये भी बहुत ही शानदार है। अगर आप देखेंगे एक हथिया देवाल, तो वास्तव में सोच विचार करने वाला है कि एक रात में ही इस मंदिर को बनाया गया था और पूरी पत्थर को काट कर बनाया था दोस्तों। तो एक हथिया देवाल किस जनपद में है, चंपावत में है, पिथौरागढ़ में है, अल्मोड़ा में है या फिर बागेश्वर में है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो जा रहे होंगे ऑप्शन बी के साथ वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। एक हथिया, देखो शब्द यहां पर जाना है, एक हथिया देवाल, ये कहां पर है, पिथौरागढ़ में। अगर एक हथिया यहां पर होता नौला, तो एक हथिया नौला हमारा चंपावत में। ये दोनों की दोनों दोस्तों, जो एक हथिया देवाल एक हथिया नौला है, इनकी स्टोरी कुछ कहा जाता है कि एक हाथ से ही इनका और एक रात में ही इनका मिस्त्री के द्वारा निर्माण किया गया है। बाकी स्टोरी बहुत तरह तरह की, खासतौर से जो तो ये वाला है एक हथिया देवाल, ये भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर, लेकिन इसमें शिव की पूजा बिल्कुल भी नहीं की जाती। यहाँ पर जो शिवलिंग बनाया था उस दौरान ये शिवलिंग उल्टी दिशा में बना है। शिवलिंग की भी पूजा करने के तरीके होते हैं ना, ये सीख लेना जब भी कभी जाओ तो शिवलिंग में किस दिशा से जल चढ़ाना पड़ता है, किस दिशा से आप दूध चढ़ाएंगे। कुछ दिशाएं ऐसी होती हैं शिवलिंग की जिसकी तरफ खड़ा रहना बहुत ही विनाशकारी हो सकता है, तो शिवलिंग के भी नियम। तो ये जो शिवलिंग है ये उल्टी दिशा में बना हुआ है। ऐसे में यहाँ पर जो उल्टी दिशा में जहाँ जब भी शिवलिंग होता है तो उसे गलत माना जाता है, तो उसको पूजा नहीं जाता है। तो इस मंदिर में आज भी पूजा नहीं होती है, लोग दर्शन करने जाते हैं लेकिन पूजते नहीं है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, एक हथिया देवाल एक हथिया नौला। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास 11वां क्वेश्चन, और 11वां क्वेश्चन है कि निम्न विश्वविद्यालयों में से किसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। आपसे पूछा है कि किसको डीम्ड विश्वविद्यालय, और मैंने ये पिछले वीडियो में, कोई मेरा एक पिछला वीडियो वहां पर मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया है। तो आप लोगों के लिए मैंने आज ये प्रश्न छोड़ दिया है, आप अभी कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए कि इनको कब कब डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। समझ गए आप, ये तो मैंने कल ही आपको पढ़ाया है FRI वाला, कि FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया है ना। एक मैं बोल देता हूं आपको, ये FRI वाला 1991 में 1991 में दिया गया है। बाकी गुरुकुल कांगड़ी ग्राफिक एरा का आप खुद जवाब दीजिए ताकि आप भी अपने आप को परख सकें। इनमें से दोस्तों उपयुक्त सभी हैं, इन सभी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। समझ गए आप, तो याद रखिएगा। बाकी मैंने काम दिया है, इसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर सब लोग भेजिएगा मुझे। नेक्स्ट देखो 12वां क्वेश्चन है कि निम्न में हाथ का आभूषण है, यानी कि हाथ में पहने जाने वाला आभूषण बताना है। यहां पर देखिए खंडवे आभूषण है, पोटा आभूषण है, अमृति तार है, पवल्य आभूषण है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आभूषण हाथ में पहना जाता है। अगर आप सिंपल सा देख रहे होंगे तो ऑप्शन ए जो खंडवे आभूषण है ये दोस्तों हाथ का आभूषण है। बाकी सारे के सारे ये आभूषण पैर में पहने जाते हैं। बाकी आभूषण की मैं वीडियो जल्द लाने वाला हूं जिसमें आप पूरे तरीके से चित्रों के माध्यम से मेरी वीडियो को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, खेड़ी जलप्रपात ये किस नदी पर बना हुआ है। खेड़ी जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन देखिए, गंगा नदी पर, भागीरथी नदी पर बना हुआ है, अलकनंदा नदी पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। खेड़ी जलप्रपात आपसे पूछा है, तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन बी के साथ वो बिल्कुल सही जा रहे हैं।
खेड़ी जलप्रपात दोस्तों ये भागीरथी नदी पर है और इसको कहा जाता है एक तरह से ये स्वयं के द्वारा मानव निर्मित भी इसे माना जाता है इस जलप्रपात को। तो खेड़ी जलप्रपात यानी कि भागीरथी नदी पर याद रखिएगा और उत्तरकाशी जिले में, अगर कभी जिला पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14वां क्वेश्चन कि लोक संस्कृति संग्रहालय ये किस ताल के निकट स्थित है। लोक संस्कृति संग्रहालय किस ताल के निकट स्थित है? ऑप्शन नैनीताल, खुरपाताल, भीमताल, सातताल। ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। लोक संस्कृति संग्रहालय सिंपल सी बात खुटानी में है और आप लोग जानते हैं कि यशोधर मणिपाल जी के द्वारा 1989 में से स्थापित किया गया था। और दोस्तों जो लोग गए होंगे भीमताल में तो बिल्कुल भीमताल के ही ये निकट में स्थापित हुआ है। बाकी भीमताल के निकट कारकोटिका का मंदिर भी है, भीमताल के निकट और भी बहुत सारी विक्टोरिया बांध इस पर बना हुआ है, भीमताल के निकट और भी चीजें जैसे हिडिंबा जैसी पहाड़ियां हैं, वो सारी सारी इस तरह से दोस्तों याद रखना बहुत जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन है हमारे पास हिडिंबा पर्वत। देखो जिस पर अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, हिडिंबा पर्वत किस जनपद में स्थित है? हिडिंबा पर्वत किस जनपद में? नैनीताल, चंपावत, चमोली, बागेश्वर। तो मैंने इसका आंसर पहले ही आपको पहले क्वेश्चन में दे दिया था और अब आप लोग सभी लोग दे रहे होंगे नैनीताल में। और नैनीताल में भी दोस्तों जो भीमताल है, भीमताल के निकट ये हिडिंबा पर्वत है। हिडिंबा आप लोग जानते हैं भीम की पत्नी हिडिंबा थी, तो ऐसे में जाहिर सी बात है जहाँ भीमताल होगा वहीं पर फिर हिडिंबा पर्वत भी होगा दोस्तों। वहां से मुश्किल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट हमारे 15 क्वेश्चन थे उत्तराखंड विषय के। रोजाना इसी तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपके बीच लाते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और चीज बोलना बहुत जरूरी था कि हमारा टेलीग्राम भी चैनल है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल में भी हमसे जुड़ सकते हैं। वहां पर जो हम लोग अब हमने ये निर्णय लिया है कि जो आपकी ये क्लासें होती हैं, इन क्लासों की ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम में रोजाना मिलती रहेगी। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, तभी आप इसका लाभ भी ले पाएंगे कि टेलीग्राम में हम और भी बहुत सारी चीजें आपके बीच लाते रहेंगे और वहां पर भी क्विज प्रतियोगिता इस प्रकार की चलती रहेगी। तो टेलीग्राम में सब लोग ज्वाइन जरूर होइएगा दोस्तों। बाकी आपके बीच आने वाले हैं सुभाष सर और मुझे अब मैं लेता हूं आपसे यहां पर जो है विदा लेने का समय हो चुका है। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, कल मिलेंगे इसी समय। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हिंदी की कक्षा में। दोस्तों आज मैं महत्वपूर्ण हिंदी के 15 क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है हिंदी की और प्रत्येक हमारी जो कक्षा होती है उसमें मैं महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन लेके आता हूँ। और आज दोस्तों हमारी 25वीं सीरीज है, यानी इससे पहले 24 सीरीज हो चुकी हैं इस प्रकार की। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर, आपको प्लेलिस्ट दिखेगी एक हिंदी और उत्तराखंड क्लासेस करके, वहाँ पर आप जाकर इन जो पिछली हमारी सीरीज हुई है उनका फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप सभी लोग, आपको कमेंट करना है, आप सभी लोग कमेंट करते रहें, लगातार कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि इससे आपको पता चल सके कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। और इंगेजमेंट के लिए भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, रिवाई किस क्षेत्र की बोली का अन्य नाम है? दोस्तों हिंदी की जो बोलियां हैं, हिंदी की उपभाषा और हिंदी की बोलियां दोस्तों आपके सिलेबस में हैं। 17 की 17 बोलियां दोस्तों थोड़ा बहुत आपको ध्यान तैयार करनी है। उसके अलावा जो कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी पर दोस्तों थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो आपको दोस्तों ये बताना है कि रिवाई किस बोली का नाम है। देखिए अवधी है, बघेली है, बुंदेली है या छत्तीसगढ़ी है। तो आप लोग कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा, किस बोली का नाम रिवाई है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जिनका भी बी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। दोस्तों देखिए रिवाई क्या है, ये रिवाई बना है दोस्तों रीवा से। और ये रीवा क्षेत्र आप सभी को पता होगा कि ये मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। तो रीवा क्षेत्र में या बघेल खंड के दोस्तों जो राजपूताना क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में प्रचलित होने के कारण दोस्तों बघेली को क्या बोला गया है, रीवाई बोला गया है। तो इस प्रकार के उपनाम भी आपको पूछे जाते हैं। जैसे अवधि का नाम दोस्तों क्या है, कौसली और बैंसवाड़ी है। इस प्रकार से हमारे खड़ी बोली का नाम कौरवी है, हरियाणवी का नाम बांगरू है। और इस प्रकार के दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जयपुरी का नाम ढूंढानी है। तो इनको भी दोस्तों आप लोग तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर दूसरा।
देखिए, आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 क्या है, आपको यह बताना है कि कौन से आर्टिकल में ऐसा प्रावधान किया गया है कि संघ की या केंद्र की जो हमारी राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और उसकी लिपि दोस्तों क्या होगी, देवनागरी होगी। तो आपके सामने अनुच्छेद 343 का 1, 2, 3 और 4 आपको दोस्तों थोड़ा गहराई में पूछा गया है क्वेश्चन। यदि हम भाग 17 की बात करें दोस्तों, भाग 17 के अंदर क्या है, आप सभी को पता है भाग 17 के अंदर राजभाषा संबंधी प्रावधान है और इस राजभाषा वाले भाग में दोस्तों संघ की राजभाषा, राज्यों की राजभाषा और जो हमारे उच्चतम न्यायालय, विधायिका, हाई कोर्ट, राज्य विधानमंडल, संसद, इनकी जो कार्यवाही की भाषा है दोस्तों वो भाग 17 के अंदर उसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वो उनकी भाषाएं क्या होंगी, वो कामकाज किस भाषा में करेंगे। तो दोस्तों ये तो एक आर्टिकल, यदि हम 343 की बात करें तो 343 का क्या है, यदि इसके हम टाइटल की बात करें तो आर्टिकल 343 में है संघ की राजभाषा और 343 के भी दोस्तों 3 पार्ट हैं, 343(1), 343(2) और 343(3). तो आपको यह बताना है कि ये चीज कहां पर लिखी गई है कि संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 343 के 1 में दोस्तों ये बात लिखी हुई है और 343 के 2 में क्या है, 343 के 2 में क्या है कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक हिंदी के साथ में अंग्रेजी भाषा भी प्रयोग में लाई जाती रहेगी संघ के कार्यों हेतु। और 343 के 3 में क्या है कि संघ के कार्यों हेतु 15 वर्षों पश्चात भी, यानी संविधान लागू कब हुआ था, 1950 में हुआ था, 15 वर्ष कब होते हैं, 1965 तक होते हैं। यदि 1965 के बाद भी यदि अंग्रेजी को आगे बढ़ाना है तो संसद विधि या कानून बनाकर अंग्रेजी को आगे भी 15 वर्षों के आगे पश्चात भी संघ के शासकीय कार्यों हेतु अनुमति दे सकती है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आर्टिकल 343 का 1 हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3 देखिए, आगत स्वर ओ, दोस्तों इसे वृत्तमुखी ओ भी कहा जाता है, आप सभी ने सुना होगा ये। आगत ओ या वृत्तमुखी ओ की मात्रा को क्या कहा जाता है, अर्धचंद्र, चंद्रबिंदु, अनुस्वार या अवग्रह। दोस्तों यदि हम इसकी बात करें, इस वाले ओ की बात करें तो दोस्तों ये हमारा क्या है, एकमात्र आगत स्वर है। ये ऐसा स्वर है दोस्तों जो क्या है, जो किसी अन्य विदेशी भाषा से लिया गया है और ये दोस्तों अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में शामिल हुआ है। तो ये आगत स्वर है और इसे वृत्तमुखी ओ भी कहा जाता है। अब आपको ये बताना है जो इसकी मात्रा लगती है, जैसा आपने देखा होगा डॉक्टर, तो डॉक्टर इस प्रकार से लिखा जाता है, तो डॉक्टर के ऊपर दोस्तों जो ये मात्रा लगती है इसे क्या कहा जाता है, अर्धचंद्र, चंद्रबिंदु, अनुस्वार या अवग्रह। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, जो भी आंसर दे रहे हैं अर्धचंद्र दोस्तों उनका बिल्कुल सही है। इसकी मात्रा को दोस्तों कहा जाता है अर्धचंद्र। चंद्रबिंदु की बात करें तो चंद्रबिंदु दोस्तों आप सभी को पता है इस प्रकार से लगता है, अनुस्वार आप सभी को पता है इस प्रकार से लगता है और अवग्रह का चिन्ह दोस्तों संस्कृत में लगता है इस प्रकार से, एस जैसी आकृति बनती है दोस्तों, थोड़ा 5 और एस जैसी आकृति होती है, इस चिन्ह को कहा जाता है अवग्रह चिन्ह। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन, निम्न में आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा पूर्ण पुनरुक्त शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण पुनरुक्त शब्द है। पुनरुक्त शब्द की बात करें दोस्तों, पुनरुक्त में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, ये बना है पुनः धन उक्त करके, और पुनः का मतलब है दोबारा, उक्त का मतलब है कहा गया। जब दोस्तों हम किसी एक शब्द को दोबारा रिपीट करते हैं उसे कहा जाता है पुनरुक्त। और दोस्तों पुनरुक्त भी 2 प्रकार के पाए जाते हैं, पूर्ण पुनरुक्त और अपूर्ण पुनरुक्त। पूर्ण पुनरुक्त का मतलब है जब आप किसी शब्द को उसी स्वरूप में दोबारा रिपीट कर दें, जैसे देखिए कल कल, इसको मैंने दोबारा उसी रूप में रिपीट कर दिया है, तो दोस्तों इसे कहा जाएगा पूर्ण पुनरुक्त। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको, जैसे देखिए काला कलूटा, अब यहां देखिए इस एग्जांपल को देखिए, काला कलूटा। अब दोस्तों मैंने क्या किया है, काला को इसी स्वरूप में रिपीट नहीं किया है बल्कि
थोड़ा एक प्रकार का दोस्तों जो हमारे निरर्थक प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे आप रोटी होटी बोलते हैं, पानी वानी, इस प्रकार से हम निरर्थक शब्दों को उसके साथ में रिपीट कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों काला शब्द तो पूरी तरह से रिपीट हुआ नहीं है, तो इसी तरह का हमने एक निरर्थक शब्द दोबारा रिपीट कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों इसको पूर्ण पुनरुक्त न बोल के इसे कहा जाता है अपूर्ण पुनरुक्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आप, पूर्ण पुनरुक्त कौन सा है? सीधा साधा अपूर्ण पुनरुक्त है, काम काज अपूर्ण पुनरुक्त है, घड़ी घड़ी दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए पूर्ण पुनरुक्त शब्द है, क्योंकि एक ही जैसा शब्द दोबारा रिपीट हुआ है और ये भी अपूर्ण पुनरुक्त शब्द है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनका भी आंसर सी है दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द से नहीं बना है? कमेंट करें इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी, और लाइक भी करिए दोस्तों। आप लोग लाइक करते नहीं है, शेयर तो आप लोग करते ही नहीं होंगे मुझे लग रहा है, तो थोड़ा लाइक भी कर दीजिए पोस्ट को। देखिए निम्नलिखित में से आपको यह बताना है कि कौन सा शब्द संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द से नहीं बना है। दोस्तों यहां पर कुछ 4 आपको दिए गए हैं भाववाचक संज्ञा शब्द। इन भाववाचक संज्ञा शब्दों में से आपको यह बताना है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द से नहीं बना है। दोस्तों भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के हमारे 5 प्रकार होते हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से या अवयव शब्दों से। तो जातिवाचक भाववाचक संज्ञा शब्द दोस्तों 5 प्रकार से बनते हैं। तो आपको यह बताना है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द से नहीं बना है। यहां देखिए ये किस प्रकार से बना है, ये बना है दोस्तों दानव धनता। अब आप बताइए ये दानव क्या है? दानव क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है, पूरी जाति को बता रहे हैं राक्षसों की, तो ये तो जातिवाचक से बना है। अगला देखिए ये कैसे बना है, ये बना है व्यक्ति धनत्व। व्यक्ति देखिए जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा से बना है। विद्वता किस प्रकार से बना है? ये दोस्तों ये बना है विद्वान धनता, विद्वान में ता लगाकर। और विद्वान क्या है? विद्वान भी दोस्तों एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा शब्द है। निजता देखिए, निजता क्या हो जाएगा? निजता दोस्तों बना है निज धनता, और निज दोस्तों हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, बल्कि निज क्या है? हमारा सर्वनाम शब्द है। तो हमारा ऑप्शन डी दोस्तों बिल्कुल सही शब्द हो जाएगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन डी। अगला देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन भी दोस्तों आपको पूछे जाते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है। पुल्लिंग शब्द नहीं है का मतलब आपको पूछा गया है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग नहीं है का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि कौन सा स्त्रीलिंग है। देखिए केतु, केतु दोस्तों ग्रह है, तो ग्रह सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे पुल्लिंग होते हैं, केवल पृथ्वी को छोड़कर। ये तो हमारा पुल्लिंग है। धनुष का मतलब दोस्तों होता है दानव, दानव या राक्षस। अब दानव या राक्षस क्या है? हमारा पुल्लिंग शब्द है, ये भी पुल्लिंग है। वारिस देखिए दोस्तों, वारिस का मतलब होता है कमल। कमल देखिए, वारी का मतलब होता है दोस्तों पानी। पानी में जब भी जौ लगता है पीछे, पानी के जितने भी पर्यायवाची हैं यदि उनके पीछे जौ जुड़ जाए तो दोस्तों वो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो कमल भी पुल्लिंग है। और ऑप्शन डी देखिए दोस्तों, राह, राह क्या है? हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, राह। केतु पुल्लिंग है, धनुष पुल्लिंग है, वारिस पुल्लिंग है, और राह दोस्तों हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। 7वां देखिए, आपको दोस्तों बताना है कि इनमें से कौन सा असंगत है। यहां पर शब्द दिया गया है और उसका दोस्तों बहुवचन रूप दिया गया है। यहां देखिए हमारा पहला विकल्प क्या है? देखिए बहु। बहु का यदि दोस्तों हम बहुवचन बनाएंगे तो दोस्तों क्या बनेगा? बहुएं। ये लेकिन यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बड़ा ऊ है, जब इसका बहुवचन रूप बनाते हैं तो ये छोटा हो जाता है, तो क्या बन जाएगा? बहुएं। इस प्रकार से बन जाएगा चंद्र बिंदु के साथ में। वधु देखिए, वधु का बहुवचन दोस्तों किस प्रकार से बनेगा? देखिए यहां भी बड़ा ऊ है, बड़ा उकारांत है, तो बड़ा उकारांत का जब दोस्तों हम बहुवचन रूप बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऊ दोस्तों छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों ये किस प्रकार से बन जाएगा? वधु का हमारा बहुवचन बन जाएगा वधुएं। वह धू में छोटी की मात्रा लग जाएगी, वधुएं, इस प्रकार से। और लड़का का दोस्तों लड़के होगा, बिल्कुल सही है। तो आपको असंगत का चयन करना था, तो असंगत कौन सा है, गलत कौन सा है दोस्तों? ये बिल्कुल सही है। ये थोड़ा हमारा गलत हो गया है, क्योंकि दोस्तों वधुएं किस प्रकार से लिखा हुआ था? यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऊ की मात्रा छोटी हो जाएगी, तो हमारा असंगत विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा। लड़का और लड़के बिल्कुल सही है, और ऑप्शन डी तो दोस्तों इसका होगा नहीं। अगला देखिए 8वां क्वेश्चन, पूर्वार्ध में कौन सी संधि है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बहुत इजी है ये। पूर्वार्ध में कौन सी संधि है? यण संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों पूर्वार्ध में कौन सी संधि हो जाएगी? पूर्वार्ध के अंदर 2 सार्थक शब्द हैं, पूर्व धन
अर्ध। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अ है और यहाँ पे भी अ है, इसका अंतिम वर्ण अ, इसका पहला वर्ण अ धन अ बराबर दोस्तों आ, और ये बन जाएगा दोस्तों पूर्वार्ध। तो संधि कौन सी हो जाएगी हमारी, दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन बी जिनका भी उत्तर है दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए 9वां क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके सिलेबस में भी है। भारतीय अंकों का देवनागरी स्वरूप या भारतीय अंक जो है वो आपके सिलेबस में भी दिए गए हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, संविधान के अनुसार संघ के कार्यों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय या मानक रूप का प्रयोग में लाया जाएगा, निम्न विकल्पों में से भारतीय अंकों का मानक रूप क्या है। दोस्तों अभी हमने बात की थी एक आर्टिकल की, आर्टिकल 343 का 1, जिसमें क्या प्रावधान किया गया है, संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, और उसकी लिपि दोस्तों देवनागरी होगी। और उसके साथ में एक बात और लिखी है, यदि हमको अंक प्रयोग करने हैं संघ के कार्यों के लिए या केंद्र के कार्यों के लिए, तो वो अंक कौन से प्रयोग में लाए जाएंगे। तो वहां पर यह बात लिखी हुई है कि संविधान के अनुसार क्या लिखा हुआ है दोस्तों, संघ के कार्यों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय या मानक रूप प्रयोग में लाया जाएगा। तो आपको दोस्तों ये बताना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय या मानक रूप क्या है, ये है जिसको हम लिखते हैं रोमन वाला, या ये है जो देवनागरी का जो हमारे अंक हैं, या दोनों हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो दोस्तों भारतीय अंकों का मानक या अंतर्राष्ट्रीय रूप दोस्तों क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि दोस्तों रोमन के अंक हैं। जो रोमन के अंक हैं दोस्तों यही क्या है, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय या मानक रूप है। देवनागरी का अंक दोस्तों आप सभी को पता है, आपने बचपन में लिखे होंगे 1 2 3 4 इस प्रकार से 5 6 इस प्रकार से हम लिखा करते थे। ये दोस्तों देवनागरी के अंक हैं, और इन्हीं का मानक और अंतर्राष्ट्रीय रूप दोस्तों क्या है, ये है। और संविधान में क्या लिखा हुआ है 343 के 1 में, कि संघ के कार्यों के लिए इस प्रकार के अंकों का प्रयोग किया जाएगा। यदि राष्ट्रपति चाहे तो दोस्तों राष्ट्रपति देवनागरी के अंकों को भी अनुमति दे सकता है संघ के कार्यों के लिए, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 343(1) में इस प्रकार से अंकों का प्रावधान किया गया है। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन, फूल हंसे कलियां मुस्काई पंक्तियों में दोस्तों आपको अलंकार बताना है कि इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा होगा। देखिए फूल हंसे कलियां मुस्काई, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, असंगति अलंकार या मानवीकरण अलंकार। अब दोस्तों यहां पर देखिए फूल हंसे कलियां मुस्काई, दोस्तों फूल क्या है, फूल सजीव चीज है, लेकिन दोस्तों फूल हंस नहीं सकते हैं, और कलियां दोस्तों मुस्कुरा नहीं सकती है। हंसना और मुस्कुराना दोस्तों किसका गुण है, ये सजीव चीजों का गुण है, और सजीव में भी दोस्तों किनका गुण है, विशेषकर मानव का। अब यहां पर क्या बात हुई है कि फूल हंस गए हैं और कलियां मुस्कुरा गई हैं, यानी फूल और कलियों पर दोस्तों मानवीय गुणों का, क्योंकि हंसना और मुस्कुराना किसका गुण है, मानव का गुण है। तो फूल और कलियों में दोस्तों मानवीय गुणों का आरोपण किया गया है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। जब भी दोस्तों निर्जीव चीजों में मानवीय गुणों का आरोपण किया जाए या उनको सजीव आधार पर दिखाया जाए, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों वहां पर हमारा मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए 11वां क्वेश्चन, जब शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। दोस्तों यहां पर आपको एक शब्द दिया गया है जब, आपको यह बताना है कि इसका तत्सम रूप क्या होगा, यदा होगा, अद्य होगा, यदा ही होगा या यम होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल आप लोग कमेंट करें, इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दोस्तों जिनका भी उत्तर आ रहा है बिल्कुल सही है। दोस्तों यदा का मतलब क्या होता है, जब होता है। वैसे भी आपने महाभारत में सुना होगा यदा यदा ही धर्मस्य, इसका मतलब तब भी होता है, यदा का मतलब दोस्तों क्या है, जब। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में आपको बताना है कि हिमालय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गिरिराज नहीं है, हिमाद्री है, या नगपति है, या महारजत है। आप लोग दोस्तों कमेंट करें इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए होगा, बी, सी या ऑप्शन डी, आप कमेंट करें इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों जिनका भी आंसर डी आ रहा है महारजत, उनका दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है। महारजत दोस्तों हिमालय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। महारजत दोस्तों सोना का या हमारा स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द है, गोल्ड का। और दोस्तों ये जितने भी आपको दिख रहे हैं गिरिराज, हिमाद्री और नगपति, ये सारे के सारे दोस्तों हिमालय के पर्यायवाची शब्द हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए, मंगलेश डबराल के जीवन परिचय से संबंधित असंगत कथन दोस्तों आपको बताना है कि मंगलेश डबराल के बारे में क्या चीज गलत है। जन्म देखिए 16 मई 1948 दोस्तों बिल्कुल सही है। जन्म स्थान देखिए काफलपानी गांव टिहरी गढ़वाल दोस्तों बिल्कुल सही है।
ऑप्शन डी देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2000 में हम जो देखते के लिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देखिए दोस्तों मृत्यु 9 दिसंबर 2019, दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। इनकी मृत्यु हुई थी 9 दिसंबर 2020 को। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इनके बारे में दोस्तों आप लोग इनकी रचनाओं के बारे में और इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लें। 14वां क्वेश्चन देखिए राजेश जोशी का जन्म वर्ष क्या है। दोस्तों ये भी आपके सिलेबस में आपको ये बताना है कि इनका जन्म ईयर क्या है, कब इनका जन्म हुआ था, 1949 में, 1946 में, 1955 में, या ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राजेश जोशी का जन्म हुआ था, एक जगह है नरसिंहगढ़, नरसिंहगढ़ जिला। दोस्तों ये जिला पड़ता है कहां पे, मध्य प्रदेश में, यानी भारत के हृदय प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, नरसिंहगढ़ जिला मध्य प्रदेश में। और दोस्तों ईयर था 1946। तो ऑप्शन बी जिनका सही आ रहा है कमेंट, ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही है, 1946 दोस्तों इनका जन्म वर्ष है। और 15वां क्वेश्चन देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन, शेखर जोशी की रचना। दोस्तों आपको बताना है कि अथ मूसक उवाच की विधा क्या है। ये कहानी है, कहानी संग्रह है, उपन्यास है, या ऑप्शन डी दोस्तों है रेखाचित्र। तो दोस्तों आप कमेंट करें इसका सही आंसर क्या होगा कि ये कहानी है या कहानी संग्रह है, उपन्यास है या रेखाचित्र है। दोस्तों जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन सी उपन्यास, तो दोस्तों उनका बिल्कुल सही है। ये अथ मूसक उवाच दोस्तों क्या है, इसकी विधा उपन्यास है। ये बहुत ही फेमस उपन्यास है। बाकी शेखर जोशी के बारे में दोस्तों इनका जीवन परिचय आप लोग पढ़ लें। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें दाजू, कोसे का घटवार, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, इस प्रकार की दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो दोस्तों आज के महत्वपूर्ण हिंदी के 15 क्वेश्चन में इतना ही है। और दोस्तों एक सूचना भी है आप लोगों के लिए, यदि दोस्तों आप लोग हिंदी और उत्तराखंड से संबंधित कोर्स पढ़ना चाहते हैं या कोर्स परचेज करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हम डिटेल से पढ़ें, क्रमवार पढ़ें और दोस्तों गहराई के साथ पढ़ें, जो आने वाली आपके एग्जाम है अगस्त से दिसंबर के बीच में, तो दोस्तों आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आपको ऐप मिल जाएगा हमारे गूगल प्ले स्टोर में। और हमारा जो दोस्तों डिस्क्रिप्शन है नीचे, वहाँ भी आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पहले ऐप डाउनलोड कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप उत्तराखंड और हिंदी का कोर्स परचेज कर सकते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल इन्हीं एग्जाम के लिए बनाया गया है, इनके नवीनतम पाठ्यक्रम पर। दोस्तों इस टाइम में वो ऑफर में भी चल रहा है, तो आप लोग हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों आपको इसी प्रकार की सीरीज के साथ में हम मिलेंगे फिर कल दोबारा इसी समय में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड।